हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल साथी। दोस्तों, आज अपना एक और नया और इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। ये अपने शॉर्ट आंसर में हमेशा एग्जाम में आता ही आता है, 2 या 3 नंबर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, नेक्रोसिस क्या है, एपोप्टोसिस क्या है, इनके कॉज क्या है, क्यों होते हैं, और A to Z अच्छे से डिटेल में देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सेल डेथ, पहला वर्ड आता है सेल डेथ। डेथ क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि इस धरती पर है, वो अगर जिंदा है तो उसका मरना भी तय है। तो ऐसे जो अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई है सेल, उसकी भी डेथ निश्चित होती है। तो सेल डेथ इज अ फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कोशिका की मृत्यु एक आवश्यक जैविक क्रिया है। अब ये 2 तरीके से हो सकती है, एक होती है नेक्रोसिस, एक होती है एपोप्टोसिस। देखो, दोनों को ऐसे याद रखना, एक होती है एक्सीडेंट, एक होती है सुसाइड। मरने के 2 रास्ते होते हैं, या तो वो एक्सीडेंट से मर गया या तो खुद से सुसाइड कर लिया, यानी अनजाने में मरा या तो जानकर मरा। ठीक है, तो नेक्रोसिस जो होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है। जैसे एक्सीडेंट मान लो, तो ये अनकंट्रोल्ड होती है, यानी कंट्रोल में नहीं होती, कभी भी हो सकती है। पैथोलॉजिकल होती है और सेल डेथ हो जाती है। एपोप्टोसिस में क्या होता है? इसने सुसाइड किया है, तो ये प्रोग्राम्ड होगी और कंट्रोल्ड सेल डेथ होगी। बस यही अंतर याद रखना, दोनों का अंतर आपको समझ में आ जाएगा कि एक एक्सीडेंट थी, एक ने सुसाइड किया, यानी एक ने जानबूझकर अपनी कोशिका की मृत्यु करी और दूसरे ने अनजाने में मर गया। ठीक है, ये थी नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। अब एक एक करके डिटेल में देखते हैं। देखो, नेक्रोसिस क्या है? नेक्रोसिस क्यों हो सकता है? आइशीमिया से वजह से हो सकता है, टॉक्सिन एंड केमिकल की वजह से हो सकता है, या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या शारीरिक क्षति जिसे हम फिजिकल डैमेज बोलते हैं उसकी वजह से हो सकता है। अब देखो, आइशीमिया की वजह से यानी रक्त आपूर्ति की कमी। अपने शरीर में रक्त यानी ब्लड की जरूरी कहाँ कहाँ है? या तो हार्ट अटैक में जरूरत है, या फिर स्ट्रोक। देखो, अपने हार्ट में ब्लड की कमी होगी तो वहाँ हार्ट अटैक होगी ही। और हार्ट अटैक क्यों होती है? हमें पता है कि जो अपने वेन्स होती हैं वहाँ पर प्लॉक जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ अटैक आता है, यानी ब्लड तो पहुंचेगा नहीं, ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी तो वहाँ की सेल डेथ होने लगेगी। और स्ट्रोक में होता है। और टॉक्सिन से रसायन, पहली होती है पॉइजनिंग, यानी किसी जैसे सांप है, सांप न्यूरोटॉक्सिन जहर रिलीज किया। अब न्यूरोटॉक्सिन जहर जो है वो नर्वस सेल्स को डेथ करेगा, तो उसकी वजह से। और ड्रग ओवरडोज, ये दोनों आपके टॉक्सिन एंड केमिकल्स नेक्रोसिस हो गई। और इन्फेक्शन, बैक्टीरियल हो सकता है या वायरल हो सकता है। ठीक है, और फिजिकल डैमेज जैसे जल गया शरीर, बर्न्स, रेडिएशन यानी विकिरण की क्षति की वजह से, या फ्रोस्ट बाइट यानी ठंडी लग गई, ठंड की वजह से भी सेल डेथ होती है। अब यहाँ पर जितने चीज लिखे हुए हैं ये सेल के कंट्रोल में नहीं है, यानी ये एक्सीडेंटल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अनकंट्रोल्ड थे, तो इसको हमने बोला नेक्रोसिस। जैसे हार्ट अटैक भी कंट्रोल में नहीं है, और बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन भी कंट्रोल में नहीं है। कोई शरीर अपना जानबूझ के तो जलाता नहीं है, तो ये भी अनकंट्रोल्ड है। तो ये था नेक्रोसिस। आगे देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, मतलब काम कैसे करता है। पहले सेल को इंजरी होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन लॉस होना शुरू हो जाता है, यानी सेल मेम्ब्रेन टूटना चालू हो जाता है। उसके बाद सेल में स्वेलिंग आ जाती है। अब सेल में स्वेलिंग है, उसके बाद क्या हुआ? ऑर्गेनेल एंड साइटोप्लाज्म टूटना चालू हो जाते हैं। अब ये सब सेल, जब आपके सेल मेम्ब्रेन ही टूट गई तो वहाँ की सेल कंटेंट्स जो थे, सेल के अंदर जो भी चीज भरे हुए थे वो लीक्स हो जाते हैं, और इसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, ये थी इसकी मैकेनिज्म नेक्रोसिस की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? यानी ये अनकंट्रोल्ड है, हमको पता है, सिंपल सी बात है कि एक्सीडेंट हुआ, हमने कंट्रोल में नहीं है। दूसरा, कॉज इन्फ्लामेशन, देखो यहाँ पर इन्फ्लामेशन हुआ, तो ये इन्फ्लामेशन भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है। फिर अफेक्ट्स ग्रुप ऑफ सेल, यानी ये एक सेल को नहीं ग्रुप अफेक्ट करती। जैसे कहीं पर एक्सीडेंट हुआ, इसका कंटेंट लीक हुआ, सिंपल सी बात है, कंटेंट लीक हुआ तो सेल एक दूसरे से पास पास में अटैच होती है, हमें पता है। तो वहां पर एक सेल जब अफेक्ट हुई तो उसके पास की सेल उसके कंटेंट से अफेक्ट जरूर होगी, तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स अफेक्ट होती है यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है? लीड्स टू टिश्यू डैमेज, यानी ऊतक की मृत्यु हो जाती है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। फिर आता है, देखो नेक्रोसिस यहाँ समझो कैसे होता है। ऑलवेज पैथोलॉजिकल होगा, जैसे किसी पैथोलॉजिकल या वायरस या बैक्टीरिया ने इसके ऊपर अटैक किया। ठीक, अब इसमें क्या होगा? सेल एनलार्जमेंट, यानी ये बड़ा होने लगेगा। उसके बाद मेम्ब्रेन टूटने लगेगी, यानी देखो मेम्ब्रेन टूट रही है। उसके बाद क्या होगा? इसका कंटेंट जो है वो बाहर लीक हो जाएगा। यहाँ से देखो कंटेंट इसके बाहर लीक हो गया क्योंकि मेम्ब्रेन टूट गई। उसके बाद इन्फ्लामेशन हो जाएगा,
इन्फ्लामेशन होगा और इन्फ्लामेशन के बाद इसका न्यूक्लियर डीजनरेशन हो जाएगा। ये थे नेक्रोसिस के स्टेप्स। नेक्रोसिस के टाइप्स देखते हैं। देखो, पहला होता है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। कॉमन होता है हार्ट अटैक, हार्ट में और किडनी में नेक्रोसिस, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। उसके बाद लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होता है। ये कहाँ होता है, ऑकर्स इन ब्रेन ड्यू टू इन्फेक्शन, यानी ब्रेन आपकी दिमाग में कोई इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। फिर आता है केसियस नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो चीज लाइक दिखने लगती हैं, इसको बोलते हैं केसियस। जैसे कैसिन प्रोटीन, आपने दूध का नाम सुना होगा, और चीज भी होता है वो दूध से बनता है। तो ये आपको याद हो जाएगा, केसियस नेक्रोसिस में हमें चीज लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, और ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी में होता है। फिर होता है फैट नेक्रोसिस। फैट कहाँ होता है, पैनक्रियाज एंड ब्रेस्ट में पाया जाता है फैट, तो वहाँ फैट नेक्रोसिस होता है। फिर गैंग्रीनस नेक्रोसिस, ये डायबिटीज में कॉमन होता है। इसमें लार्ज टिश्यू डेथ होती है गैंग्रियोनस नेक्रोसिस में। ठीक है, ये याद रखना नेक्रोसिस के टाइप्स। उसके बाद आगे आता है एपोप्टोसिस। ये था हमारा नेक्रोसिस। अब देखते हैं एपोप्टोसिस क्या है। एपोप्टोसिस हमें पता है कि प्रोग्राम हुआ है, यानी सेल ने खुद से सुसाइड किया है। क्यों किया है, देखो, डेवलपमेंटल प्रोसेस हो सकता है, जैसे रिमूवल ऑफ वेबिंग बिटवीन फिंगर्स इन एम्ब्रियोज। देखो यहाँ पर समझो, जैसे ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के जो फिंगर्स होते हैं जब बनने चालू होते हैं तो ये एक पहले आपस में पूरा अटैच होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें सेपरेशन चालू हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं रिमूवल ऑफ वेबिंग बिटवीन फिंगर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे कोई सेपरेशन सही से नहीं हो पाएगी नहीं हो दो उंगलियों के बीच में, तो इसकी जो उंगलियां है देखो आपस में पूरी चिपकी हुई है, यानी एक ही उंगली हो गई है। तो ये एपोप्टोसिस यहाँ अच्छे से नहीं हुआ। तो ये था पहला डेवलपमेंटल प्रोसेस, भ्रूण के उंगलियों के बीच से झिल्ली का हटना। फिर होता है डीएनए डैमेज की वजह से, यानी रेडिएशन एक्सपोजर हो गया तो भी डीएनए डैमेज हो गया सेल का, तो भी वो भी एपोप्टोसिस के अंदर आएगी। फिर इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। देखो, डिस्ट्रॉइंग वायरस इन्फेक्टेड सेल, यानी कोई सेल वायरस से इन्फेक्ट हो गई है तो उसके अंदर, आपके शरीर के अंदर क्या होता है, आपको फीवर आएगा और फाइगोसाइटोसिस चालू हो जाएगी, उस इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ये इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। फिर इम्यून सिस्टम रेगुलेशन, इलिमिनेटिंग फॉल्टी डब्ल्यूबीसी, जैसे कोई डब्ल्यूबीसी है, बेसोफिल है, मोनोसाइट है, उसके अंदर कोई दिक्कत आ गई, फॉल्टी हो गया, तो उसे भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो ये थे एपोप्टोसिस, और ये हमने देख ही लिया ह्यूमन एम्ब्रियो वाला। उसके बाद मैकेनिज्म देखते हैं एपोप्टोसिस की। एपोप्टोसिस सिग्नल एक्टिवेट होते हैं कि हाँ अब सेल को सुसाइड करना है। उसके बाद सेल श्रिंक होती है। देखो, नेक्रोसिस में क्या हो रहा था, सेल फूल रही थी, यहाँ सेल सिकुड़ रही है, यानी श्रिंक हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल श्रिंक होना चालू हो जाएगी। उसके बाद क्रोमेटिन कंडेंसेशन, यानी क्रोमेटिन संघनित होना चालू हो जाएगा। सेल सिकुड़ेगी तो जाहिर सी बात है उसका क्रोमेटिन संघनित होगा। उसके बाद सेल फ्रेगमेंट्स इनटू एपोप्टोपिक बॉडीज। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसमें क्या है, सेल जो फ्रेगमेंट्स है, यानी सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, उसको हम बोलते हैं एपोप्टोपिक बॉडीज। एपोप्टोपिक बॉडीज किसको बोला, सेल सिकुड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, उसको हमने बोला एपोप्टोपिक बॉडीज। अब देखो, नेबरिंग सेल या मैक्रोफेजेज आएंगी, वो इनको खा जाएंगी, यानी फेगोसाइटोसिस हो जाएगी इन एपोप्टोपिक बॉडीज का। इस तरह से आपके उस सेल की डेथ हो जाएगी, यानी सुसाइड कर लेगा खुद से। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है, यानी कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। नो इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन भी नहीं होता क्योंकि सिकुड़ रही है सेल। अफेक्ट इंडिविजुअल सेल, यानी एक इंडिविजुअल सेल ही अफेक्ट होगी, यानी पूरे ग्रुप को नहीं अफेक्ट करेगी। जिस सेल को मरना होगा केवल उसी की डेथ होगी। इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमने अभी देखा कि जो बच्चा एम्ब्रियो बन रहा था उसमें जो उंगलियां होती हैं आपस में चिपकी होती हैं, फिर वो धीरे धीरे करके सेपरेट होती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक। इसके एक और सुपरहिट एग्जांपल है, अभी आगे देखेंगे, टेडपोल वाला। अब देखो एपोप्टोसिस कैसे हुआ, अनवांटेड सेल की एलिमिनेशन हो गई, उसके बाद सेल सिकुड़ना चालू हो गया, सेल रिंग्स, फिर न्यूक्लियर का फ्रेगमेंटेशन हो गया, जिनको हमने एपोप्टोपिक बॉडीज बोला। उसके बाद उसकी फेगोसाइटोसिस कर ली जाए। अब एपोप्टोसिस की पाथवेज, यानी एपोप्टोसिस जो हो रहा है उसका क्या क्या पाथवे है वो देखते हैं। दो तरीके का पाथवे होता है, एक इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, ट्रिगर्ड बाय डीएनए डैमेज और स्ट्रेस, यानी डीएनए डैमेज हो रहा है रेडिएशन से मान के चलो, या स्ट्रेस ले रहे हो आप, तो उसकी वजह से ट्रिगर्ड होता है इंट्रिंसिक पाथवे।
और एक्सटेंसिव पाथवे कैसे ट्रिगर्ड होता है, सिग्नल फ्रॉम अदर सेल, जैसे एक सेल इन्फेक्ट हुई तो अपने पास वाले सेल को कोहनी मार के कहेगी भाई मैं बीमार हो रही हूँ, इस तरह से वो अगल बगल वाले सेल आपस में पहचान लेते हैं कि इस सेल में गड़बड़ी है, तो वो एक्सटेंसिव पाथवे हो जाएगा। ये एपोप्टोसिस पाथवे हो गए। ये देखो हमने बोला था एक और एग्जांपल देखेंगे, बहुत अच्छा एग्जांपल है एपोप्टोसिस का। जो मेढक होता है ना, जब वो लार्वा स्टेज में होता है, आपने देखा भी होगा छोटे छोटे जो मेढक के बच्चे होते हैं वो मछली के जैसे दिखते हैं, उसमें पूंछ होती है, लंबी पूंछ होती है, टेल। अब जब ये टेडपोल, इसको हम बोलते हैं टेडपोल मेढक के बच्चे को, फिर ये जब बड़ा हो जाता है तो ये ऐसे मेढक में बन जाता है, ठीक है। एम्फीबिया जगत का प्राणी होता है, ठीक है। तो ये मछली से मेढक कैसे बना, इसके अंदर एपोप्टोसिस हो गई, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं इस फेज को। मेटामॉर्फोसिस याद रखना कि मेढक के टेडपोल से मेढक बनने की प्रक्रिया को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, और ये एपोप्टोसिस की वजह से होता है, ठीक है। ये याद रखना। अब देखो हमने अब तक जितनी रामायण पढ़ी उनको हम अगर उसमें एक चार्ट के रूप में देखें, यानी इसको समराइज करें, तो क्या निकल कर आता है। हमने पढ़ा नेक्रोसिस, हमने पढ़ा एपोप्टोसिस, हमने कहा कि ये एक्सीडेंट की वजह से होता है, और हमने कहा ये सुसाइड कर लेता है। अब देखो इनको टाइप्स ऑफ डेथ, ये अनकंट्रोल्ड है, एक्सीडेंटल है, यानी एक्सीडेंट करें इसके कंट्रोल में नहीं, इसको पता ही नहीं कि मुझे आज मर जाना है। और ये क्या है, प्रोग्राम्ड है और कंट्रोल्ड है, इसको पता है कि हाँ मुझे आज सुसाइड करना है, ठीक है। एपोप्टोसिस को फिर कॉज क्या हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है, आपको अचानक से चोट लग गई, टॉक्सिन्स हो सकते हैं जैसे सांप वगैरह ने काट लिया, कोई जहरीला पदार्थ शरीर में आ गया, या इन्फेक्शन हो सकता है, वो वायरल, बैक्टीरिया या फंगस किसी से भी हो सकता है। एपोप्टोसिस में क्या होता है, नॉर्मल डेवलपमेंट, जैसे भ्रूण का बच्चा बन रहा है, भ्रूण के बच्चे में उंगलियों की विकास हो रही है, और मेढक का टेडपोल मेढक में चेंज हो रहा है, ये नॉर्मल डेवलपमेंट हो गई, या डीएनए डैमेज की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। सेल चेंजेस क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे से आप याद कर लोगे आराम से। नेक्रोसिस क्या था, एपोप्टोसिस क्या था। सेल चेंजेस देखो, नेक्रोसिस में जो होती है सेल स्वेलिंग होकर फूट जाती है, यानी फूलती गई और फट गई। और इसमें क्या हो, जैसे एक गुब्बारा है, गुब्बारे में एक हवा भरते जाओ तो एक लिमिट टाइम तक ही फूलेगी, उसके बाद वो फट जाएगी, तो ये नेक्रोसिस हो गई, स्वेलिंग हो गई और रैप्चर हो गई। एपोप्टोसिस में क्या हुआ, श्रिंकिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी सिकुड़ती गई, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। ये मेन अंतर है दोनों में। इन्फ्लामेशन, अब ये स्वेलिंग हुई है यानी इसके अंदर सूजन हुआ है, तो सिंपल सी बात है नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन होगा, और एपोप्टोसिस सिकुड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, तो इसके अंदर क्या ही इन्फ्लामेशन होगा। अब इफेक्ट ऑन टिश्यू, टिश्यू पे क्या इफेक्ट आया है, ये हार्म नियर बाई सेल, यानी नेक्रोसिस जो है वो आसपास के सेल को हार्म करती है, एपोप्टोसिस क्या है, आसपास के सेल को हार्म नहीं करती। ये था नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।